नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकालीन साहित्य सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं। यूनानी साहित्य इंडिका इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्थनीज ने की थी। मेगस्थनीज की इंडिका मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु यूनानी इतिहासकार एरियन, स्ट्रेबो, डायोडोरियस, प्लूटार्क, क्लाडियस, प्लिनी, डाइमेकस, एंटोगोनस से जानकारी मिलती है कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका थी। इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। इतिहासकार स्वानवेग ने 1846 ईस्वी में इंडिका का संकलन किया। इंडिका ग्रंथ का लैटिन व ग्रीक भाषा में प्रकाशन करवाया गया। 1898 ईस्वी में मैक्रिंडले व ग्रेनवेडेल द्वारा इंग्लिश में इंडिका प्रकाशित की गई। इंडिका की विषय वस्तु एक भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। इंडिका पुस्तक में भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, इसका उल्लेख इंडिका में किया गया है। भारतीयों को लिखना नहीं आता था। भारतीयों के पास लिखित कानूनों का अभाव था। दर्दिस्तान में सोना बाहर निकालने का कार्य चींटियों द्वारा किया जाता था। दर्दिस्तान कश्मीर में स्थित है। भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं और पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है। यह जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। यूनानी साहित्य जो मौर्य काल के बाद लिखा गया परंतु मौर्य काल की जानकारी देता है, उसमें एक नंबर है स्ट्रेबो की रचना ज्योग्राफिका। स्ट्रेबो की रचना ज्योग्राफिका में चंद्रगुप्त व सेलुकस के मध्य संधि का उल्लेख मिलता है। इसमें मेगस्थनीज की आलोचना की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षिकाओं द्वारा सुरक्षा का उल्लेख करता है। कहने का अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षिकाएं महिला हुआ करती थी जो उसकी सुरक्षा करती थी। यह स्ट्रेबो ने बताया है। जस्टिन की रचना है एपिटोम। एपिटोम ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि सिकंदर के अभियान की। सिकंदर अभियान चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की। चंद्रगुप्त ने भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाया था। इसकी जानकारी जस्टिन की रचना एपिटोम में मिलती है। एरियन ने इंडिका की रचना की थी। एरियन ने मेगस्थनीज नियार्कस का विवरण दिया है। प्लिनी एडलर ने नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक की रचना की थी। प्लिनी ने लिखा है कि यूरोप से सोना भारत जा रहा है। प्लूटार्क ने पैरेलल लाइन और मोरालिया पुस्तक लिखी थी। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त व सिकंदर के मध्य भेंट हुई थी। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन कौटिल्य ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जबकि मेगस्थनीज ने समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। कौटिल्य ने शूद्र वर्ग को आर्य श्रेणी में सम्मिलित किया तथा मलेच्छ व शूद्र वर्ग का विभाजन किया। मलेच्छ वन निवासी होते हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। कौटिल्य से पहले शूद्रों को अनार्य श्रेणी में रखा जाता था, परंतु कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को आर्य श्रेणी में रखा तथा मलेच्छों को शूद्रों से अलग माना तथा मलेच्छों को आर्य शूद्र कहा है। कहने का अर्थ यह है, कौटिल्य ने मलेच्छों को आर्य शूद्र कहा है। कौटिल्य से पूर्व आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सम्मिलित थे। अनार्य में
मलेच्छ और शूद्र सम्मिलित होते थे, जबकि कौटिल्य के समय आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सम्मिलित होने लगे। अनार्य में मलेच्छों को रखा गया। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। शूद्रों को कृषि करने का अधिकार मिला और व्यापार, वाणिज्य, शिल्प का अधिकार भी दिया गया। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया। मौर्य काल में शूद्रों को दास नहीं बनाया जाएगा का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने लिखा है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। 1 दार्शनिक, 2 कृषक, 3 पशुपालन तथा शिकारी, 4 कारीगर, शिल्पी, व्यापारी, 5 योद्धा, सैनिक, 6 निरीक्षक, गुप्तचर, 7 सभासद, पार्षद व मंत्री। कृषक वर्ग संख्या की दृष्टि से समाज में सबसे बड़ा वर्ग था। पशुपालक तथा शिकारी वर्ग कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों का शिकार करते थे। राज्य इन्हें इस कार्य के लिए पारितोषिक देता था। व्याघ्र, निषाद, अरण्यचर, मत्स्यजीवी, केवट आदि इसी वर्ग में आते थे। ये खान बदोश जीवन व्यतीत करते थे। कारीगर, शिल्पी, व्यापारी, यह वर्ग सैन्य व कृषि उपकरण का निर्माण करता था। इस वर्ग का समाज में बड़ा सम्मान होता था तथा उनकी अंग क्षति करने वाले पर राज्य की ओर से दंड दिया जाता था। मौर्यकालीन दास प्रथा। यूनानी स्रोतों के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। यूनानी स्रोतों में मेगस्थनीज व स्ट्रेबो ने माना है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए हैं। आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता था। केवल मलेच्छ युद्धबंदी को ही स्थायी दास बनाया जा सकता था। त्रिपिटकों में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास होते थे। 1 ध्वजाहत, 2 उदरदास, 3 गृहजात, 4 दयागत, 5 लब्ध, 6 कृत, 7 अहितक, 8 आत्मविक्रय, 9 दंड प्रणीत। यह 9 कौटिल्य के अनुसार दास थे। रामशरण शर्मा व रोमिला थापर के अनुसार शूद्रों को दास बनाया जा सकता था। कहने का अर्थ यह है, शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी। रोमिला थापर के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, जिन्हें बाद में दास बनाया गया और इन दासों से जंगल साफ करवा करके नए नगर बसाए गए थे। मौर्यकालीन स्त्रियों की दशा। मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बेहतर थी। चंद्रगुप्त मौर्य के स्त्री अंगरक्षिकाओं का होना, स्त्रियों द्वारा सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, दहेज पर स्त्रियों का पूर्ण हक होता था। अशोक के अभिलेखों में स्त्रियों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। स्त्री हत्या को ब्रह्म हत्या माना जाता था। ब्रह्मवादिनियों का उल्लेख भी मिलता है। मौर्य काल में कुरीतियों का अभाव था। तलाक की प्रथा का प्रचलन था। तलाक को मोक्ष कहा गया है। ध्यान रखना, मौर्य काल में मोक्ष किसे कहा गया है तो तलाक को कहा गया है। धर्मानुकूल विवाह में तलाक प्रथा का प्रचलन नहीं था अथवा तलाक की अनुमति नहीं मिलती थी। धर्मानुकूल विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह सम्मिलित होते हैं। अंतरजातीय विवाह व पुनर्विवाह करने का अधिकार था। यह बातें बताती हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अब देखते हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मेगस्थनीज के अनुसार बहुविवाह होना बताया गया है तथा कौटिल्य ने एक विवाह की बात की है।
कहने का अर्थ यह है, मेगस्थनीज कहता है कि मौर्य समाज में बहुविवाह का प्रचलन था, जबकि कौटिल्य कहता है कि मौर्य काल में एक विवाह का प्रचलन था। अर्थशास्त्र में महिलाओं को निम्न नाम दिए गए हैं: असूर्य पश्या यानी सूर्य को न देखने वाली, अनिष्कासिनी जो घर से बाहर न निकले, अवरोधक, अंतःपुर शब्दों का उल्लेख मिलता है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। कौटिल्य ने वेश्यावृत्ति पर कर का उल्लेख किया है। गणिका द्वारा व्यवसाय से मुक्त होने पर इनके ऊपर किए गए व्यय पर 24 गुना जुर्माना वसूल किया जाता था। दुराचारिणी महिलाओं पर 24 पौंड तक का जुर्माना लगाया जाता था। कौटिल्य सती प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। डायोडोरस के अनुसार ईरान में भारतीय सेनापति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। पुनर्भू पुनः विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भू कहा गया है। रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा गया है। बंदिक पोषक वेश्याओं के संगठन का अध्यक्ष बंदिक पोषक कहलाता था। मेगस्थनीज ने घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध, पशु युद्ध का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने मनोरंजन की 7 श्रेणियां बताई हैं। 1. वाग जीवन, विविध प्रकार की बोली बोलने वाले, रंगोपजीवी, गायन वादन करने वाले, कुशीलव, तमाशा दिखाने वाले, शोभिंग, मदारी, पलवक, रस्सी पर नाचने वाले, कुहक, जादूगर, अदिति कौशिक, देवताओं व सर्पों आदि का चित्रण दिखाकर मनोरंजन करने वाले होते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गद्य पद्य में लिखा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 6000 मंत्र और 180 प्रकरण हैं। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक था। इसमें राजस्व, प्रशासन, राज्य की समस्याओं तथा ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन मिलता है। अशोक के अभिलेख वे लेख जो किसी शिला अथवा स्तंभ अथवा धातु अथवा गुफा पर लिखवाए गए हैं, उन्हें अभिलेख कहा गया है। अभिलेखों का महत्व: 1. सीमा का निर्धारण करना। 2. राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी होती थी। 3. राज्य की नीतियाँ, आदेश, पारिवारिक जीवन आदि की जानकारी प्राप्त होती थी। अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी और यह खोजा गया प्रथम अभिलेख है। अभिलेखों को पढ़ा गया 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यहाँ दिल्ली टोपरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक मौर्य का खोजा गया प्रथम अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख है। अशोक मौर्य का पढ़ा गया प्रथम अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख है। लिपि ब्राह्मी लिपि, सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सभी स्तंभ लेख, सभी गुहा लेख, अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि में मुख्यतः 2 अभिलेख मिलते हैं। एक शहबाज गड्डी जो पाकिस्तान के पेशावर में है। 2 मानसेरा अभिलेख जो पाकिस्तान के हजारा में स्थित है। अरेमाइक लिपि अफगानिस्तान के लगमान से 2 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लगमान फर्स्ट लंपक क्षेत्र से 1932 में प्राप्त हुआ। इसमें अरेमाइक भाषा व मगध की भाषा दोनों भाषाओं का उल्लेख मिलता है। संभवतः यह द्विभाषिक अभिलेख था। लगमान सेकेंड यह पूर्ण रूप से अरेमाइक भाषा में है। ग्रीक लिपि सर एक कुनहा जो पाकिस्तान के कंधार से मिला है। लेख ग्रीक
व अरेमाइक दोनों भाषाओं व लिपियों में लिखा गया है। यह लघु शिलालेख है। अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा, स्थानीय भाषा थी, अरेमाइक भाषा और ग्रीक भाषा थी। अधिकांश अभिलेख जनमानस की भाषा प्राकृत में लिखे जाते थे ताकि जनता राजा की आज्ञाओं को पढ़ सके। एरनगुड्डी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश में है से एक लघु शिलालेख मिला है जिस पर लेख ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक प्रथम शासक था जिसने राजा के आदेश या आज्ञाएं अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई तथा व्यापक रूप से संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेख लिखवाए। डॉक्टर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर भंडारकर ने लिखा। कनिंघम ने इंडिकस कॉर्पस ऑफ इनक्रप्शन नामक पुस्तक की रचना की। इसमें अशोक के अभिलेखों का संग्रह मिलता है। प्रिंसेप ने प्रियदर्शी देवनाम प्रिय की साम्यता श्रीलंका के राजा तिस्से से स्थापित की है, परंतु टर्नर महोदय ने इसकी साम्यता अशोक मौर्य से स्थापित की है। तत्पश्चात जब बेडेल द्वारा 1915 में मास्की लेक की खोज की गई जिसमें अशोक का नाम मिला है। कहने का अर्थ है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले शासक थे श्रीलंका का राजा तिस, अशोक मौर्य और दशरथ। अशोक मौर्य के शिलालेखों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 1. शिलालेख, 2. स्तंभलेख, 3. गुहालेख। शिलालेखों को दो भागों में बांटा गया है, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख को दो भागों में बांटा गया है, वृहत स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। वृहत शिलालेख 10 स्थानों से मिले हैं जिन पर 14 लेख प्राप्त होते हैं। वृहत शिलालेख पर 14 लेख मिले हैं, इसलिए हम 14 शिलालेख कहते हैं। गिरनार की शिला सबसे सुरक्षित है और इसमें 14 लेख सुरक्षित प्राप्त हुए हैं। धौली, जोगढ़ के शिलालेख के 11वां, 12वां, 13वें नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख प्राप्त होते हैं। सोपारा से हमें 8वीं, 9वीं पंक्ति मिलती है। कंधार व सम्मति से 12वीं, 13वीं पंक्ति मिलती है। लघु शिलालेख। वृहत शिलालेख को वृहत शिलालेख इसलिए नहीं कहा जाता कि यह बड़ी शिला पर लेख लिखे गए हैं, बल्कि इनका महत्व अधिक है, इस कारण इन्हें वृहत शिलालेख कहा जाता है। सभी स्थानों से प्राप्त वृहत शिलालेख के सभी 14 बातें समान प्राप्त हुई हैं। वृहत शिलालेख में राजा की आज्ञाओं का उल्लेख किया गया है। लघु शिलालेख को लघु शिलालेख इसलिए नहीं कहा जाता कि यह लघु शिला पर लिखे गए हैं, बल्कि इनका महत्व वृहत शिलालेख की तुलना में कम है, इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेखों की विषय वस्तु भी समान नहीं होती है। लघु शिलालेख में राजा की व्यक्तिगत बातों का उल्लेख मिलता है। लघु शिलालेख को भी 2 भागों में बांटा गया है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी लघु शिलालेख फर्स्ट से मिलती है। अशोक के जीवन के साथ साथ धर्म प्रचार की जानकारी लघु शिलालेख सेकंड से मिलती है। बैराट से 2 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भाब्रू शिलालेख। भाब्रू के 2 शिलालेख जयपुर के बैराट में बीजक की पहाड़ियों से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजे गए। भाब्रू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता में रखे गए हैं। भाब्रू अभिलेख यह सबसे लंबा शिलालेख है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों 1 बुद्ध, 2 धम्म, 3 संघ में आस्था प्रकट करते हैं। बैराट में गोल बौद्ध मंदिर हैं जहां पर यह लेख प्राप्त हुए हैं। हेनसांग ने 634 ईस्वी में बैराट आया और बैराट में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है।
बैराट से प्राप्त अभिलेखों को लघु शिलालेख संख्या 3 नाम दिया गया है। भीमसेन गुफा कनिंघम ने 1864 ईस्वी में यहाँ खुदाई की, परंतु सफलता नहीं मिली। परंतु 1871-72 ईस्वी में कार्लाइल ने यहाँ 8 पंक्तियों का लघु शिलालेख खोजा था। स्तंभलेख को 2 भागों में बांटा गया है, एक वृहत स्तंभलेख, 2 लघु स्तंभलेख। वृहत स्तंभलेख 6 स्थानों से 7 लेख प्राप्त हुए हैं, 7 राजाज्ञाएं जो सभी 6 स्थानों पर समान प्राप्त हुई हैं। लघु स्तंभलेख यह मुख्यतः 5 स्थानों से राजाज्ञाएं प्राप्त हुई हैं, परंतु सभी लेखों पर अलग अलग राजाज्ञाएं लिखी गई हैं। वृहत स्तंभलेख में 1 दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, 2 दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, 3 लोरिया अर्राज स्तंभलेख, 4 लोरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख, 5 रामपुरवा स्तंभलेख, 6 प्रयाग स्तंभलेख यह वृहत स्तंभलेख हैं। जबकि लघु स्तंभलेख में सांची लघु स्तंभलेख मध्य प्रदेश, सारनाथ लघु स्तंभलेख उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी लघु स्तंभलेख उत्तर प्रदेश, रुमनदेही स्तंभलेख नेपाल, निगलीवा स्तंभलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। वृहत शिलालेख 1 दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, यह स्तंभ पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे फिरोज शाह कोटला के कुशक ए शिकार अथवा शिकार महल में स्थापित किया गया, जिसका विवरण तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना शम्स-ए सिराज अफीफ के द्वारा की गई थी। कालांतर में फर्रुखसियर के शासनकाल में विस्फोट के कारण यह स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया। अंत में 1867 ईस्वी में इसे पुनः स्थापित किया गया। इसे अशोक की छोटी लाट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, यह स्तंभ पूर्व में टोपरा यमुनानगर हरियाणा में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे फिरोज शाह कोटला स्थित सुल्तान के महल में स्थापित करवाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को मीनार ए जरीन, स्वर्ण मीनार, स्वर्ण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख एकमात्र स्तंभलेख है जिस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं, इसलिए इसे अशोक की बड़ी लाट भी कहा जाता है। कालांतर में चौहान शासक विक्रराज चतुर्थ ने अपने 3 लेख उत्कीर्ण करवाए थे, यह 1164 में उत्कीर्ण करवाए। प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद कौशाम्बी लेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभलेख मूलतः कौशाम्बी में था। अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इलाहाबाद स्तंभलेख पर अशोक की राजाज्ञाएं, रानी का लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति खुदी हुई है। बीरबल का माघ मेला अभिलेख जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख, यह बिहार के चंपारण में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ अशोक स्तंभ के लेखों में यह सबसे सुंदर तथा सबसे सुरक्षित लेख है। इस पर औरंगजेब कालीन एक लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। अंग्रेजी सर्वेक्षण रियूबेन बरो का 1972 ईस्वी में उत्कीर्ण लेख भी इस पर मिला है। लोरिया अर्राज स्तंभलेख, यह बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। लोरिया रामपुरवा स्तंभलेख बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। लोरिया रामपुरवा स्तंभलेख, यह बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। लोरिया रामपुरवा स्तंभलेख 2 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। एक स्तंभलेख लेख युक्त है तथा एक लेख लेख विहीन है। लेख युक्त स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति तथा लेख विहीन स्तंभ पर वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। इस स्तंभलेख की खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा की गई थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।